हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये आपको श्योरली मार्क्स दिलाएगा। बस आपको सारी चीजें समझनी है। मैं आपको बेसिक से कराऊंगा, जैसे कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं। मैं इसकी डेफिनेशन, इसका मीनिंग, इसका डेरिवेशन, उसके अलावा मैं आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी कराऊंगा स्टूडेंट्स। और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं मैं उसी को प्रैक्टिस एक्सरसाइज में रखूंगा ताकि आपको ज्यादा सहूलियत मिले। एग्जाम्स में अगर मार्क्स लाने हैं तो आप वीडियो को कंप्लीट डिटेल में देखेंगे, फास्ट फॉरवर्ड करके नहीं देखेंगे। ये आपके लिए बहुत यूजफुल वीडियो होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सीरीज हमारी चल रही है, इसमें मैंने आपको बहुत सारी चीजें करा दी है। मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट की प्रैक्टिस एक्सरसाइज कराई, कंपाउंड इंटरेस्ट कराया और इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट तक पहुंचा दिया। अब एक नया इसमें मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के अंदर टॉपिक आता है और वो टॉपिक का नाम है एन्युइटी। अब ये एन्युइटी क्या है इसको समझेंगे। सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा मैंने डिफाइन जो किया गया है बुक्स के अंदर वो लिखा है, पढ़ लेते हैं एन्युइटी एक्चुअल में क्या है। लिखा है एन एन्युइटी इज अ सीक्वेंस ऑफ पेमेंट्स यूजुअली इक्वल इन साइज एंड मेड एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। बिल्कुल क्लियर, पहली लाइन में आपको हो गया होगा स्टूडेंट्स कि एन्युइटी का मतलब होता है क्या, सीक्वेंस ऑफ पेमेंट जो कि इक्वल साइज और इक्वल इंटरवल पे होगा। ये आपको पता होना चाहिए, इक्वल इंटरवल, इक्वल साइज पे जो पेमेंट की जाती है उसे ही एन्युइटी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं सपोज कर लेता हूं कि आपने कोई लोन लिया, उस लोन को चुकाने के लिए पहले महीने में आपने दिए क्या, 10,000 रुपए, दूसरे महीने में आपने दिए 8,000 रुपए, तीसरे महीने में आपने दिए 7,000 रुपए। कभी कम दे रहे हैं, कभी और कम दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब यह हो गया कि आप इक्वल पेमेंट नहीं कर रहे हैं। या फिर आपने वो पैसे कभी तो दिए 1 महीने बाद, कभी दिए 5 महीने बाद, कभी दिए 1 साल बाद, तो इसका मतलब इक्वल इंटरवल्स पे भी नहीं दे रहे हैं आप। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट एन्युइटी होने की क्या होती है, एक तो पेमेंट इक्वल होनी चाहिए और उसका इंटरवल भी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, आगे कहता है ऑल्दो द वर्ड एन्युइटी इंडिकेट्स दैट पेमेंट मस्ट बी एनुअल। देखो ये शब्द जो आया है ना एन्युइटी, ये जो शब्द आया है ये एनुअल से लिया गया है। एनुअल, एनुअल पेमेंट करने को ही एन्युइटी बोला गया है, लेकिन its meaning in the common use has been broadened to include payment at regular intervals which may be more or less than 1 year। मतलब ये हुआ, एन्युइटी की जब स्टार्टिंग हुई थी तो एनुअली को ही बोला गया था, एनुअली पेमेंट को ही एन्युइटी बोला गया था। लेकिन इसके ब्रॉडर अगर मैं बात करूं, ब्रॉडर इसमें मीनिंग ये है कि ये 1 साल से ज्यादा भी हो सकता है और 1 साल से कम के लिए भी हो सकता है। तो ये याद रखना, हर साल के लिए नहीं होगा, कम या ज्यादा में भी होगा। कई बच्चे इस पर ऑब्जेक्शन करते हैं कि एन्युइटी का एक्चुअल मीनिंग, लिटरली मीनिंग तो यही है। ओके, नाउ एग्जांपल के तौर पर बात करें एन्युइटी कहां यूज होती है, तो देखिए प्रीमियम्स ऑन लाइफ इंश्योरेंस। जब आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं स्टूडेंट्स तो वहां पर जो प्रीमियम दिया जाता है वो एन्युइटी के तरीके से दिया जाएगा। मंथली डिपॉजिट्स इन बैंक, आप बैंक में जब मंथली डिपॉजिट करते हैं तब भी उसे एन्युइटी, जो आप एक स्पेसिफिक अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करते हैं। अनसर्टेन अमाउंट जो होती है, कभी ज्यादा कभी कम, वो नहीं एन्युइटी कहलाएगी। फिर कहता है इंस्टॉलमेंट लोन पेमेंट्स, जो लोन लिया है आपने उसकी पेमेंट करेंगे। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ एन्युइटी की बात करें तो बहुत सारे टाइप्स की एन्युइटी है और बहुत सारे सब टाइप्स भी हैं, टॉपिक्स भी हैं, आपके कोर्स में भी हैं, मैं सारे कवर कराने वाला हूं। यहां पर लिखा है ऑर्डिनरी एन्युइटी, इसे इमीडिएट एन्युइटी भी कहते हैं, और दूसरे में लिखा है एन्युइटी ड्यू, और तीसरे में डेफर्ड एन्युइटी, और फिर परपेचुइटी। अब देखो यहां पर अगर मैं ऑर्डिनरी को समझाऊं तो ऑर्डिनरी क्या होता है, जब आपको फर्स्ट पेमेंट एट द एंड ऑफ इंस्टॉलमेंट कह लो, एट द एंड ऑफ फर्स्ट पीरियड कह लो, नॉट इंस्टॉलमेंट, एट द एंड ऑफ फर्स्ट पीरियड। वो फर्स्ट पीरियड जो है मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, सेमी एनुअली हो सकता है और एनुअली हो सकता है। मैं सिंपल शब्दों में बोलूं, अगर आप पैसे साल के अंत में दे रहे हैं तो उसको हम कहेंगे ऑर्डिनरी एन्युइटी। अगर आप पैसे साल की शुरुआत में दे रहे हैं, फर्स्ट पेमेंट शुरुआत में दे रहे हैं, तो उसे कहेंगे एन्युइटी ड्यू। और डेफर्ड में क्या होता है, जब आप कुछ लैप्स कर देते हैं, यानी कि पेमेंट नहीं करते हैं स्टार्टिंग की कुछ पेमेंट्स, तो उसे कहते हैं डेफर्ड एन्युइटी।
हम इसके बारे में कुछ अलग एग्जांपल ले सकते हैं, एक लाइव एग्जांपल सिचुएशन सोचते हैं। जैसे मान लीजिए आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम देना है स्टूडेंट्स, सपोज कर लेते हैं आपने लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम देना है। सोच लेते हैं कि आपने 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई। आपने अपनी पॉलिसी कितने की कराई है? 1 करोड़ रुपए की। ओके, और उसका जो प्रीमियम बनता है टोटल, वो 1 साल का बनता है 1 लाख रुपए। सिंपल है, आप 1 साल में 1 लाख रुपए पेमेंट करेंगे और जितने भी साल के लिए आपने टर्म लिया है उसके बाद 1 करोड़ की आपकी क्या है? आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बनी। ठीक है, प्रीमियम बना। ओके, अब मेरी बात समझिए, जैसे ही आपने लाइफ इंश्योरेंस के पेपर पर साइन कर दिया, आप इंश्योर्ड हो गए। अगर आपके साथ कुछ होता है तो वो 1 करोड़ रुपए जो भी आपके बेनिफिशियरी होंगे उनको मिलेगा। सिंपल है ना, आपने पेपर पे साइन किया, आपने प्रीमियम ले लिया और प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लेते ही आपके बेनिफिशियरी को पैसे मिल जाएंगे। तो जरा दिमाग लगाइए, 1 लाख रुपए आप क्या 1 साल बाद करेंगे? पहली पेमेंट प्रीमियम की 1 साल बाद की जाएगी। सोचिए जरा, दिमाग लगाइएगा कि मैंने इंश्योरेंस लिया और पहली पेमेंट मुझे 1 साल बाद करनी है, तो लॉजिकली ये फिट नहीं बैठा। 1 साल बाद जब मैं पहली प्रीमियम दूंगा और 1 साल के अंदर अगर मुझे कुछ हो गया तो इसका मतलब कंपनी बिना कुछ पैसे दिए कंपनी मुझे 1 करोड़ रुपए दे देगी। या आप अपनी गाड़ी का, अपने व्हीकल का अगर इंश्योरेंस कराते हैं तो जब व्हीकल का इंश्योरेंस कराएंगे तो अगर आप पेमेंट 1 साल बाद या फर्स्ट पेमेंट जब भी 6 महीने बाद या 3 महीने बाद जो करते हैं आप, अगर पहली पेमेंट ही जब करनी पड़ जाए, जैसे मेरी बाइक है, अगर उस बाइक का इंश्योरेंस मैं कराता हूं और 1 साल बाद पहली पेमेंट करूंगा और 1 साल के अंदर में अगर कोई भी एक्सीडेंट होगा तो क्या मुझे उसका रिवर्ट मिलेगा, रिटर्न? ये तो कुछ लॉजिकल सही नहीं लगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रीमियम ऑन लाइफ इंश्योरेंस में कंपलसरी है, जिस दिन आप पॉलिसी लेते हैं पहला प्रीमियम आपको उसी दिन जमा करना होता है, तभी आप इंश्योरेंस लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तो इसका मतलब ये किसका केस हो गया? एन्युइटी ड्यू का। अब दूसरे केस में सोचिए कि अगर आपने लोन लिया है, सपोज करते हैं आपने लोन लिया, मैंने एक कार परचेज करी और उस कार का जो है मंथली जो है वो प्रीमियम बनता है 20,000 रुपए मंथली प्रीमियम, और उस पर इंटरेस्ट भी बनेगा, वो सब मिला के 20,000 रुपए मंथली बनता है। मैंने कार परचेज करी, आज मैंने कार परचेज करी और मैंने आज ही उसे विद इंटरेस्ट पहला प्रीमियम दे दिया। लोन की पहली इंस्टॉलमेंट आज ही दे दी। भाई आज कैसे दे दी? अगर मैंने आज ही अमाउंट में जो मेरा जो भी 20 लाख रुपए की कार मान लेते हैं और उस 20 लाख रुपए की कार का जो इंटरेस्ट बना वो सब चीज मिला मिलू के एक संख्या बनी, एक लमसम अमाउंट बनी, अगर मैंने आज ही दे दी तो आज कैसे दे सकता हूं मैं? अभी तो मैं कार लेने गया हूं भाई, मैं उस पर इंटरेस्ट कैसे दे सकता हूं आज ही? इंटरेस्ट के लिए कुछ टाइम तक मेरे पास कार रहनी चाहिए ना। तो पहली इंस्टॉलमेंट में दूंगा 1 महीने बाद, कार में आज ही लेके आऊंगा, बिना कुछ पैसे दिए मैं कार लेके आ जाऊंगा, और जो पहली इंस्टॉलमेंट होगी 20,000 रुपए प्लस उसके अंदर इंक्लूड है क्या? इंटरेस्ट, वो 1 महीने बाद दूंगा। अब आपका दिमाग थोड़ा सा चल रहा है, हाँ, यानी कि सिचुएशन डिसाइड करेगी कि एन्युइटी ड्यू है या फिर एन्युइटी ऑर्डिनरी है। ये सिचुएशन डिसाइड करेगी, ये कंडीशन डिसाइड करेगी। ओके, दूसरे केस में आपको क्वेश्चन पेपर में खुद ब खुद दे देगा कि एन्युइटी ड्यू का केस है, इमीडिएट का केस है, या फिर एन्युइटी ड्यू का, यानी कि ऑर्डिनरी एन्युइटी है या फिर एन्युइटी ड्यू है, ये क्वेश्चन में ही मेंशन करेगा। एट द एंड लिखा होगा तो आपके पास ऑर्डिनरी होगा, एट द बिगिनिंग लिखा होगा इंस्टॉलमेंट तो आपका ड्यू होगा। ऐसे ही आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आएगी। आज की क्लास का हमारा टॉपिक, ये पहला टॉपिक है ऑर्डिनरी एन्युइटी, जिससे इमीडिएट एन्युइटी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में समझते हैं। मैंने यहां लिखा है ऑर्डिनरी एन्युइटी के बारे में। एन ऑर्डिनरी एन्युइटी और इमीडिएट एन्युइटी, दोनों में से कोई भी नाम पेपर में आ सकता है, स्टूडेंट ध्यान रखिएगा। कहता है इज एन एन्युइटी द फर्स्ट पेमेंट ऑफ विच इज मेड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट पेमेंट इंटरवल, यानी कि एट द एंड। एट द बिगिनिंग होगा तो ड्यू वाला केस होगा, उसमें क्या फॉर्मूला होगा बाद में पढ़ेंगे, अभी हम एंड वाले में करते हैं। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है इसके लिए एक फॉर्मूला भी आपने जरूर देखा होगा या फिर आपने किताबों में देखा होगा। मैं आपको कहूंगा कि फॉर्मूला या तो याद कर लीजिए, मैं खुद उसी फॉर्मूले से क्वेश्चंस कराने वाला हूं, लेकिन वो फॉर्मूला बना कैसे है, उसका डेरिवेशन क्या है, वो जरूर सीखेंगे। मैं आज की इस वीडियो में पहले उस फॉर्मूले को बनाना सिखाऊंगा,
फिर हर क्वेश्चन में उस फॉर्मूले को लगाऊंगा। याद रखिएगा, पहले ही क्वेश्चन में बनाना सिखाऊंगा, फिर हर क्वेश्चन में उस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। लिखा है फाइंड द अमाउंट ऑफ एन एन्युटी 500 पेपर। तो आपको अमाउंट बताना है जिसकी एन्युटी दे रखी है, यानी कि किश्त कहते हैं हिंदी में। इसकी इंस्टॉलमेंट दे रखी है 500 रुपए एट द एंड ऑफ ईच ईयर। साफ साफ लिखा है, एंड का मतलब हो गया ये ऑर्डिनरी एन्युटी है। फॉर 8 ईयर्स, 8 साल के लिए है। इफ मनी इज वर्थ 6% कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड सेमी एनुअली भी बोल सकता है, कंपाउंडेड क्वार्टरली भी बोल सकता है, कंपाउंडेड मंथली भी बोल सकता है। ठीक है, उसके अलावा एक और नाम मैं पढ़ाऊंगा, कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूअसली। अब वो क्या है वो मैं बता चुका हूं पहले आपको, बस यहां रूल्स लिखवा दूंगा। तो पहले इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं। देखो फॉर्मूला तो मैं लगा सकता हूं, मुझे पता है फॉर्मूला क्या होता है, बट मैं फॉर्मूला डेराइव करना चाहता हूं इस सिचुएशन पे लाइव, है ना। तो आपको ध्यान रखना है, पहले हम फॉर्मूला डेराइव करेंगे। एग्जाम में ये नहीं करना है जो मैं आप कराने वाला हूं, ये बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए होना चाहिए। चलिए, मैंने कहा कि मेरे को एक फॉर्मूला याद है A4 कंपाउंडेड एनुअली के लिए, A इज इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन में 100 की पावर टाइम। ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद है। R अपॉन 100 को अब यहां पर प्रेजेंट करेंगे हम किससे, I से रिप्रेजेंट करेंगे। और T फॉर टाइम को मैं N लिख देता हूं, टाइम भी लिख सकता हूं, N फॉर नंबर्स ऑफ ईयर भी लिख सकता हूं, नंबर ऑफ टाइम पीरियड जो भी है नंबर्स है। तो N मैंने T की जगह लिख दिया और R अपॉन 100 की जगह I लिख दिया। ठीक है ना। अब हमारे पास ये फॉर्मूला है किसका निकालने का, अमाउंट निकालने का। कौन से रूल से, ये कौन सा रूल है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाला रूल है। चलो समझते हैं क्वेश्चन में हुआ क्या है। ये है आपके सामने, यहां से 1 साल का लास्ट हुआ, एंड ऑफ 1 ईयर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहां से शुरुआत करी, 1 साल का पीरियड है ये आपके पास 1, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल और 8 साल। एंड की बात करता हूं तो ये है एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, एंड ऑफ द सेकंड ईयर। यहां एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर में उसने 500 रुपए जमा कराए, शुरुआत में नहीं कराए, एंड में कराए। ठीक है, एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर 500 रुपए जमा कराए, फिर उसके बाद हर साल वो 500 रुपए जमा कराता रहा। ये उसकी किश्त बन गई, है ना। ओके, हर साल कराता रहा। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको अमाउंट निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाना है, तो आप सबसे पहले तो लिखेंगे सर यहां पर आई क्या होगा, आई क्या होगा। तो आई के लिए इसने 6% दे रखा है, मैं लिखूंगा 0.06% है ना, डिवाइड बाय 100 कर देंगे और इसके डिवाइड में 1 लिखूंगा। ये 1 किसने लिखा, कंपाउंडेड एनुअली। अगर सेमी एनुअली लिखा होता तो 2 लिखता डिवाइड में, क्वार्टरली लिखा होता तो 4 लिखता डिवाइड में। तो आंसर आएगा 0.06। और n की वैल्यू क्या है आपके सामने, 8 इयर्स मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि एनुअली है तो 1 से मल्टीप्लाई, और अगर सेमी एनुअली होता तो 2 से, है ना। यहां पर 8 इंटरवल्स हो गए। ठीक है, आपके पास i की वैल्यू आ गई, आपके पास n की वैल्यू आ गई, आपके पास यहां p की वैल्यू दे रखी है, p स्टैंड फॉर दिस। अगर मैं इसे मानता हूं p, तो जरा सोचिए और दिमाग लगाइए कि अमाउंट इज इक्वल टू हो जाएगा p फॉर 500, 1 प्लस i की वैल्यू 0.06 की पावर टाइम, यानी कि ये आपके पास हो गई 8। तो अगर सॉल्व करेंगे इसे तो आएगा 500 1.06 रेज़ टू द पावर 8 स्टूडेंट्स। और इसे हम कैलकुलेटर से ही सॉल्व करेंगे, और दूसरा तरीका है वो भी कैलकुलेटर से ही होगा, लॉग लेके सॉल्व करेंगे। फिलहाल तो मैं इसे कैलकुलेटर से सीधा सॉल्व कर दूंगा। अगर आपको कैलकुलेटर नहीं चलाना आता है तो मैं जरूर आपको सिखाऊंगा। आपको एक तो नॉर्मल कैलकुलेटर लेना है, साइंटिफिक अलाउड नहीं है, मोबाइल अलाउड नहीं है, ये ही अलाउड है सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए। अभी आपको यहां पर लिखा हुआ है 0.6 की पावर 8। तो देखिए बेटा, एक तरीका तो ये है 1.06 मल्टीप्लाई 1.06 मल्टीप्लाई 1.06 मल्टीप्लाई 1.06, ऐसे 8 बार करेंगे। एक तरीका तो ये है।
ये नहीं करेंगे हम क्या करेंगे 1.06 की पावर 8 लिखा हुआ है ना स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे 1.06 और इसकी पावर 8 है तो एक बार तो मल्टीप्लाई का निशान दबा देंगे, मतलब पावर 1 हो गई, फिर इक्वल टू का निशान दबाएंगे, अब ये पावर 2 हो गई, फिर इक्वल टू का निशान दबाएंगे, ये पावर 3 हो गई, फिर इक्वल टू का निशान दबाएंगे, 4 पावर हो गई, फिर इक्वल टू का निशान 5 पावर हो गई, फिर इक्वल टू का निशान 6 पावर हो गई और फिर इक्वल टू का निशान ये 7 पावर हो चुकी है। यानी कि 1.06 को दबाएंगे, पहले प्रेस करेंगे क्या आप मल्टीप्लाई, वो 1 पावर होती है, फिर इक्वल टू दबाते रहेंगे 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। मल्टीप्लाई 500, तो मल्टीप्लाई 500 करेंगे तो फाइनली मेरा जो आंसर आएगा 751.815 यानी 8 2। अब अगर आपने 500 रुपए पहले साल के अंत में जमा कराए हैं, पहले साल के अंत में, तो जरा सोचिए कि क्या ये पॉसिबल कंडीशन है, जरा सोचिए। देखिए आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ये कैसे मिल रहा है इंटरेस्ट, पहले साल के अंत में आपने जमा कराए, ठीक है, फिर उसके बाद ये मैं सोच के चल रहा हूं नहीं कराए, बस यही जमा कराया आपके पहले से, इस पर इंटरेस्ट कितना मिला, इस पर इंटरेस्ट कितना मिला प्लस ये 500 रुपए। तो जरा सोच के चलिए सर कि अगर मैंने 500 रुपए यहां जमा कराए हैं तो इसका 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल लगेगा। ये तो हमने तो 8 कैलकुलेट कर लिया क्योंकि 8 साल थे, नहीं, यही गड़बड़ आप बच्चे कर रहे हो। क्या गड़बड़ है कि जो पहला साल है वो पूरा बीत चुका है, पहली बार आपने पैसे जमा कराए 500 रुपए साल के लास्ट में, तो जो पीछे साल बीत चुका है उस पर आपको इंटरेस्ट थोड़ी मिलेगा। स्टूडेंट्स दिमाग लगाइएगा, उस पर कैसे इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही आपने 1 साल के लास्ट में जमा कराया तो जो भी साल था यहां पर उसमें से 1 कम हो जाता है, 1 कम हो जाता तो कितने पावर बचेगी यहां पर 7। अब 7 पावर बचेगी तो हम यहां पर क्या कर देंगे सर, यहां पर हम इसे 1.06 मल्टीप्लाई का निशान 1 पावर 2 3 4 5 6 7 मल्टीप्लाई बाय 500, तो आपका आंसर आएगा कितना 751.82, ये आपका आंसर आ जाएगा 7 टाइम्स में। पिछली बार भी यही आया था शायद, एक बार चेक कर ले। 1.06 मल्टीप्लाई 1 पावर 2 3 4 5 6 7 8, ओके 8 में मैंने ज्यादा करा था। 1.06 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7 8 मल्टीप्लाई 500, हाँ पिछली बार भी ये सॉरी मैंने 7 बार ही करा है मल्टीप्लाई, पिछली बार आंसर आया था 796.92, ये पिछली बार का आंसर था जो 8 पावर लेके करा था, और 7 पावर लेके करेंगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 751.82, ठीक है। तो ये बात सर क्लियर कर दिया आपने कि जब हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं विद यानी कि इंटरेस्ट और जो वैल्यू जमा कराई है वो, तो यानी कि पूरे साल, इस पूरे साल में जो आपने 500 रुपए दिए और पूरे 7 साल के लिए उसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया, वो टोटल पैसे इतने आए। इसी तरीके से आप जब दोबारा पैसे देने गए एक दूसरे साल बाद, तो इसके लिए जो लगेगा इंटरेस्ट प्लस अमाउंट, फिर इसके लिए लगेगा, फिर इसके लिए लगेगा, फिर इसके लिए लगेगा, तो टोटल अमाउंट को कहेंगे हम सम। अब देखिए मैं कैसे लिखूंगा, सम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सम, पहले वाले अमाउंट को हमने यहां लिखा था ए, यहां इसको हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, ये वाला, इसे देख लीजिए। तो हम पहले वाले को लिखेंगे 500 1.06 की पावर 7, 7 क्यों हुआ आप समझ में आया आपको, प्लस दूसरी बार में 500 1.06 की पावर 6 हो जाएगा भाई, यहां से 7 साल लग रहे थे, अब 6 साल, फिर 5 साल, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 0 1, फिर 0, फिर उसके बाद 500 1.06 की पावर 5, 500 1.06 की पावर 4, और ऐसे चलते चले जाएंगे। चलो लिख ही देते हैं हम, 500 1.06 की पावर 3 प्लस 500 1.06 की पावर 2 एंड 500 1.06 की पावर 1 एंड 500 1.06 की पावर 0। जरा देखिए, पहले यहां 7 था, यहां पर 6, यहां पर आपका 5, यहां पर आ गया आपके पास 4, यहां पर आ गया आपके पास 3, यहां पर आ गया 2, यहां पर आ गया 1, और यहां पर तो इससे आगे जाएंगे ही नहीं, तो इंटरेस्ट किसके कैलकुलेट करेंगे, बस
500 होगा, किसी भी संख्या की पावर 0 1 होता है, इंटरेस्ट होगा ही नहीं, 500 रुपए हो जाएंगे। ये सारी अमाउंट को बेटा सॉल्व करेंगे इसे, और इसी से बनेगा एन्युनिटी का, हमारा ऑर्डिनरी एन्युनिटी का फॉर्मूला। अब आप कहेंगे सर कैसे सॉल्व किया जाए? देखो 500 सब में से कॉमन है, s इज इक्वल टू 500 कॉमन है, क्या बचा 1.06 की पावर 7, 1.06 की पावर 6, 1.06 की पावर 6 के बाद 5 एंड सो ऑन टू लास्ट में दे रखा है, ये तो 500 हो जाएगा, ये वैल्यू पावर 1 है और ये 2 है, तो 5 इसे 500 तो कॉमन ले लिया, 1.06 की पावर 2, 1.06 की पावर 1 और ये तो 1 ही होता है, तो फाइनली आंसर आ जाएगा 500, तो कॉमन ले लिया है तो 1 है ना। किसी भी संख्या की पावर 0 1 होती है, इसे मैंने बाहर कॉमन ले लिया, सब में से 500 कॉमन ले लिया। अब इसको क्या करूंगा स्टूडेंट्स, इसको मैं यहां से कैलकुलेट ना करके वहां से गिनूंगा और एक फॉर्मूला होता है वो मैं लिखवाऊंगा। पहले आप इसे एक बार क्लिक कर लीजिए, फिर मैं इसे इस वाले हिस्से को रब कर देता हूं, देन इसे आगे सॉल्व करता हूं। अब देखिएगा स्टूडेंट, इसको मैं कैसे लिखने वाला हूं, इसको मैं लिखूंगा s इज इक्वल टू s फॉर सम, है ना, फ्यूचर वैल्यू बोलेंगे इसे, 500 ये हो गया 500, और इसको मैं यहां से लिखने वाला हूं, यहां से लिखूंगा तो पहले लिखूंगा 1, फिर लिखूंगा 1.06 की पावर 1, फिर उसके बाद 1.06 की पावर 2, 1.06 की पावर 3, और ऐसे ही करते करते लास्ट में पहुंच जाएगी मेरे पास 1.06 की पावर 7। नाउ एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, वैसे इसे ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जिसने जीपी पढ़ा है वो तो फॉर्मूला वैसे भी याद करा होगा, नहीं करा है तो मैं बता देता हूं। एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन टू प्लस एक्स की पावर n माइनस 1। क्या फॉर्मूला होता है? एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ये जीपी का फॉर्मूला है। आप चाहें तो मेरे को यहाँ पर जीपी वाली सीरीज देख सकते हैं जाके, उसमें फॉर्मूला डिराइव करना सिखाया था, ये डायरेक्ट याद कर सकते हैं, इससे आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब गौर से देखोगे ये सीरीज इससे मैच करती हुई दिख रही है, 1 है, x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, x की पावर 3 है, सब कुछ दिख रहा है। तो आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे 600 और इसकी जगह पर क्या लिखेंगे x मतलब 1.06 की पावर n है n माइनस 1, लास्ट में है 7, तो अगर मैं यहां पर 7 की जगह पर लिख दूं 8 माइनस 1 तो फर्क नहीं पड़ेगा, 7 ही होता है, तो n की वैल्यू क्या हो गई? n की वैल्यू हो गई 8, है ना, ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, यहां से लेकर 1 2 3 4 ये 7 है और एक ये संख्या हुई, तो टोटल कितना हो गया? 8 माइनस 1 अपॉन में 1.06 माइनस 1, नीचे संख्या लिख दी। इसे घटाएंगे स्टूडेंट्स तो ये आपके सामने आ गया 600, कहां से आ गया? ये 500 था, ये आपके सामने आ गया 500, 1.06 की पावर 8 माइनस 1 अपॉन में 0.06। बस ये है आपका वो फॉर्मूला जो अभी एन्युनिटी का बनने वाला है। दिस इज कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युनिटी, यानी कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युनिटी को हमने एस बोला है यहां से। अब यहां पर रूल लगाते हैं, क्या हो सकता है, हम लेट करेंगे अब आर क्या होता है, आर है एन्युनिटी की अमाउंट, है ना, एन्युनिटी को हम आर बोलेंगे। यहां पर हम आई समझेंगे क्या है, आई है इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहां पर हम एन समझेंगे, एम है एन टाइम पीरियड, ठीक है। एस जो है वो क्या है? फ्यूचर वैल्यू कह सकते हो आप, सम ऑफ अमाउंट या फ्यूचर वैल्यू बोल दीजिए या सम ऑफ मनी कह लीजिए, ठीक है।
सारी चीजें हमें मिल गई हैं। तो इसको देखिए गौर से, ये कैसे निकला है। हमने डेरिवेशन किया बकायदा, प्रॉपर तरीके से हमने वही पढ़ा जो कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने पढ़ा था, उसी को जोड़ते चले गए, एक फॉर्मूला लगाया, ये आंसर आ गया। अब एन्युइटी का फॉर्मूला जो बनके तैयार हुआ वो क्या है, S इज इक्वल टू, ये है R, ये है R, ब्रैकेट ऑफ, ये है 1 प्लस आई की पावर n -1 अपॉन में नीचे लिखा हुआ है I। गौर से देखेंगे तो समझ में आएगा, ये फॉर्मूला आपको डेराइव होता हुआ दिख रहा है, कोई नया फॉर्मूला नहीं है स्टूडेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इतना आपको पता होगा तो आपको एग्जाम में नंबर बहुत ज्यादा आ जाए, ऐसा कुछ नहीं, कोई डेरिवेशन नहीं आ रहा, लेकिन पता, क्योंकि अब इसमें चेंजेस होंगे, इसमें जो मॉडिफिकेशन होंगे तो आपको पता होगा कि सर ये आया कहां से। तो पहले तो इसे क्लिक कर लीजिए, फिर इस फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को करके दिखाएंगे। अच्छा, इसका आंसर कितना आया था, फ्यूचर वैल्यू कितनी आई थी पहले निकाल लेते हैं। फ्यूचर वैल्यू आएगी इसकी 1.06 की पावर 1, ये 1 है, फिर उसका 2 3 4 5 6 7 8 -1 डिवाइड बाय 0.06 मल्टीप्लाई बाय 500। तो मेरा जो फाइनल आंसर आया है वो आया है फ्यूचर वैल्यू का 4,948 रुपए और 73 पैसा। समझ में आता है, यानी कि अगर मैंने सिर्फ 500 रुपए जमा कराए होते तो मेरा आंसर आता 751 रुपए 82 पैसे। लेकिन अगर मैंने 500 रुपए जमा कराए, उसके पैसे इतने बने, फिर 500 कराए, फिर उसके कुछ पैसे बने, ये 500 कराए, फिर उसके कुछ पैसे बने, हर किसी के पैसे जुड़ते चले जाएंगे और 500 भी जुड़ते चले जाएंगे, तो टोटल हो जाएंगे 4,948 रुपए 73 पैसे। अगर आप देखोगे तो आपने पैसे कितने जमा कराए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 8 40, यानी कि 4,000 रुपए आपने जमा कराए और 948 रुपए 73 पैसे का आपको इस पर इंटरेस्ट मिला। क्या मेरी बात समझ में आती है? चलो अब मैं इसको रब करने वाला हूं, एक बार क्लिक कर लीजिए, फिर मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा करने वाला हूं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब एन्युइटी स्टार्ट हुआ है, अब एन्युइटी का ये फॉर्मूला लगाया करेंगे हम और हर क्वेश्चन कर दिया करेंगे। हमें पहचानना है R क्या है, I क्या है, N क्या है, आंसर आ जाएगा। तो अब एक्सरसाइज का टाइम आ गया गाइस, तो आप जल्दी से इसे पहले कॉपी कर लीजिए। तो स्टूडेंट आप इसी क्वेश्चन को हम करने वाले हैं और जैसे ही ये क्वेश्चन कर लेंगे मैं आपको एक एक्सरसाइज देने वाला हूं, उस एक्सरसाइज को करेंगे, पहले आप करेंगे, फिर मैं 1 बाय 1 क्वेश्चंस कराऊंगा। देखिए सबसे पहले हम इसके सॉल्यूशन को कैसे करते हैं। हमें क्वेश्चन में दे रखा है एन्युइटी, यानी कि R की वैल्यू दे रखी है 500, फिर आपको क्या दे रखा है स्टूडेंट्स यहां पर ₹500, फिर उसके बाद दे रखा है 8 ईयर्स, तो N की वैल्यू दे रखी है 8 ईयर्स है, कंपाउंडेड एनुअली, तो डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे, आंसर 8 ही आएगा। उसके बाद आपको यहां पर दे रखा है I की वैल्यू, I की वैल्यू है 0.06, 6% को 0.06 लिखेंगे, कंपाउंडेड एनुअली है तो डिवाइड बाय 1 करेंगे, 0.06 आएगा। ठीक है, यहाँ सेमी एनुअली भी आएगा, क्वार्टरली भी आएगा, मंथली भी आएगा, उसी हिसाब से चेंजेस करते हैं ना, कंटिन्यूसली भी आएगा। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हमारे पास है। नाउ बिकॉज फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी, क्योंकि ऑर्डिनरी एन्युइटी है तो इसके लिए लगाएंगे यही फॉर्मूला, R ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस I की पावर n -1 अपॉन में I। कितना सिंपल फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, ऐसे ही हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन यहां लिखेंगे 500, 1 प्लस I की वैल्यू कितनी है 0.06 की पावर n की वैल्यू कितनी है 8, तो यहां 8 लिखेंगे -1 अपॉन में 0.06, आप इसे सॉल्व कर लेंगे। 1.06 की पावर 8 -1 अपॉन 0.06। अब देखो आपको कैलकुलेटर सही चलाना आना चाहिए, आंसर सीधा आ जाएगा। मैं आपको कैलकुलेटर चला के दिखाता हूं सीधा आंसर कैसे निकलता है। देखिए सबसे पहला काम, हर स्टेप्स इस पे ये करना ही नहीं है, उसके बाद कुछ लिखना ही नहीं है। आपको क्या करना है, पहले लिखना है 1.06, 1.06 सीधा लिखा, फिर पावर 8 है तो पावर 8 को कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। पहले मल्टीप्लाई का निशान दबाऊंगा, यानी कि प्रेस करूंगा तो 1 पावर होगी, और 1 पावर में देखो डिजिट नहीं बदलती 1 पावर में, ये मैंने एक बार दबा दिया, ये 1 पावर है, मुझे 8 पावर तक लेके जाना है, 1 दबा दिया 1 पावर हो गई है। यहां से काउंट करेंगे 2 से, यहां पर 1 हो चुका है, 2 3 4
5 6 7 8। जो भी आंसर आया लिखने की कहीं जरूरत नहीं है। फिर क्या है -1, तो आप लिखेंगे डायरेक्ट, कोई इक्वल टू नहीं दबाना, -1। अभी भी इक्वल नहीं दबाना, इक्वल दबाना ही नहीं है, दबा सकते हो लेकिन नहीं दबाना आपको, ठीक है। यहां डिवाइड करना है 0.06, फिर डायरेक्ट -1 कर दिया ना, कुछ नहीं करना और डिवाइड बाय 0.06 है ना, 0.06, देखो 0.06। जो भी आंसर आया अभी भी इक्वल टू का निशान नहीं दबाना, इतना कैलकुलेट हो गया, मल्टीप्लाई 500, डायरेक्टली मल्टीप्लाई 500। अब जो आंसर आएगा वो फाइनल आंसर होगा, इक्वल टू, देखिए 4,948 रुपए 73 पैसे। ये आपकी फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी आ गई है। क्या मेरी बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? कैलकुलेटर कैसे चलाएंगे, हर क्वेश्चन पे मैं ऐसे कैलकुलेटर सिखाऊंगा, आपको खुद भी मेरे साथ साथ चलना है। आपको इससे बेटर तरीके से चलाना आता है तो मेरे को मत फॉलो करें, अपना जो आपका नेचुरल टच है वो करें। चलिए, अब आपके सामने ये एक्सरसाइज है, आप इसे सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इसके आंसर्स भी आपके सामने ही दे रखे हैं, ठीक है। ओके, तो अब आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिया है, आपको क्या करना है, एक एक करके क्वेश्चंस को करना है। मैं भी आपको बोर्ड पे एक एक क्वेश्चन लिखूंगा और फिर उसका आंसर बताऊंगा, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन ट्राई किया होगा, लेकिन अगर फिर भी आपका कोई आंसर इससे मैच नहीं कर पाया है तो मैं इसको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा, और ये बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। देखिए, आपको यहां पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ एन एन्युटी कंसिस्टिंग ऑफ पेमेंट ऑफ ₹600 एट द एंड ऑफ एवरी 3 मंथ्स। साफ साफ लिख दिया एट द एंड, ऑर्डिनरी एन्युटी है, आर की वैल्यू दे रखी है ₹600, हर 3 महीने बाद आपको पेमेंट करनी है, यानी कि हर 3 महीने में 600 रुपए जमा कराने हैं। कहता है 3 इयर्स, आपको लिखा है फॉर 3 इयर्स, और 3 महीने बाद जमा कराने हैं 3 साल तक के लिए, एट द रेट ऑफ 8%, और 8% का रेट है, कंपाउंडेड क्वार्टरली बोल दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है स्टूडेंट्स, कंपाउंडेड वाली लाइन याद रखिएगा, कंपाउंडेड क्वार्टरली। आपको यहां पर क्या लिखना है, आपको यहां पर पहले n लिखना है, n की वैल्यू है 3 इयर्स मल्टीप्लाई बाय एवरी 3 मंथ। क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, 3 महीने बाद, यानी कि 3 महीने बाद को ही कहते हैं क्वार्टर। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, जोड़िए, 3 महीने, फिर 3 महीने, 6 महीने, फिर 3 महीने, 9 महीने, फिर 3 महीने, 12 महीने। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 4 या 12, और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर दे रखा है 0.08, क्योंकि परसेंट है तो 0.08। अच्छा, कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो डिवाइड बाय 4 कर देंगे तो आएगा 0.02, 4 दूनी 8। आर मिल गया, एन मिल गया, आई मिल गया, बिकॉज एस का फॉर्मूला यानी फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला होता है आर 1 प्लस आई की पावर n -1 अपॉन आई। हम यहीं पर इसका फॉर्मूला लगा लेते हैं, आर की जगह पर वैल्यू है 600, 1 प्लस आई की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 प्लस 0.02 की पावर n की वैल्यू दे रखी है 12 -1 अपॉन 0.02। अब कुछ नहीं करना, यहां सीधा आंसर मैं लिखने वाला हूं, सीधा आंसर। देखिए कैसे, मैं कैलकुलेटर यूज करूंगा यहां पर, आपको भी ऐसे ही कैलकुलेटर यूज करना है, कोई और बटन प्रेस मत करिएगा, जितने कम बटन प्रेस करेंगे और हमारा काम हो जाएगा ज्यादा बेटर है ना। देखिए, सबसे पहले लिखेंगे, यहां से शुरुआत करते हैं, यहां से 1 प्लस 0.02, आंसर आया 0.02। अब मेरे को पावर 12 करनी है, 12, तो पहले मल्टीप्लाई का निशान दबाएंगे, एक पावर हो गई, फिर 11 तक की काउंटिंग करनी है, एक पावर हो गई है यानी एक हो गया है, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मैंने 12 क्यों किया, क्योंकि मैंने 2 से स्टार्ट किया, अगर आप 1 से स्टार्ट करोगे तो 11 तक करोगे, ठीक है। -1 है तो -1, डिवाइड बाय 0.02 है, डिवाइड बाय 0.02 देखोगे, फिर मल्टीप्लाई 600, कोई और निशान में दबा नहीं दे रहा, इक्वल टू बार बार नहीं दबा रहा, फिर मल्टीप्लाई बाय 600, तो इक्वल टू करेंगे अब, तो आंसर मेरा फाइनली आ जाएगा ₹804725। देखो मैच कर रहा है, देख सकते हो स्टूडेंट्स आप,
तो क्या समझ में आया आपको? आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया कि एक बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन, बहुत ज्यादा आसान है। बस एक ही इंपॉर्टेंट बात है जो एग्जाम्स में बच्चों को दिक्कत करती है। एक तो शुरुआत से प्रैक्टिस जरूर करना कि क्वेश्चन में ये समझ नहीं आता कि किस टाइप की एन्युनिटी है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, उसको मैं बता दूंगा आपको, लेकिन फिलहाल प्रैक्टिस करनी जरूरी है। इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। सबसे पहले आपको कहता है फाइंड द अमाउंट ऑफ एन एन्युनिटी इफ पेमेंट ऑफ ₹200 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। हर महीने के लास्ट में 200 जमा करा रहे हैं, तो आर की वैल्यू आ गई ₹200। कहता है फॉर 3 years, तो एन की वैल्यू आ गई 3। एट द रेट ऑफ आई की वैल्यू आ गई 0.15, है ना, 100 से डिवाइड। कंपाउंडेड मंथली बोल दिया, तो एन की वैल्यू में मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे, आर की वैल्यू में, आई की वैल्यू में डिवाइड बाय 12 कर देंगे। 12×3 = 36 होते हैं, और इसे डिवाइड कर लेते हैं। क्या होता है 0.15 डिवाइड बाय 12, आंसर आया 0.0125। नाउ सीधा सीधा फॉर्मूला होता है S = हो जाएगा R 1 + I की पावर n -1 अपॉन में I। हम यही सॉल्व करेंगे इसे, तो R की वैल्यू कितनी है 200, 1 + 0.0125 की पावर n की वैल्यू है 36 -1 अपॉन में I की वैल्यू 0.0125। हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहां मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, कितना आसान है सॉल्व करना। देखो 1 + 0.0125 इक्वल टू, ये मेरा आंसर आया। पावर 36 करनी है, तो एक बार मल्टीप्लाई यहां से कर दी और 36 तक गिनना है मेरे को। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। कितना आसान है ये। 36 टाइम्स होगा, कुछ भी होगा। अगर यहां पर 100 से ऊपर होता है तो आप लॉग लेने की कोशिश करना, क्योंकि कभी कभी कैलकुलेटर पर 99 तक की कैलकुलेशन दिखाता है, लेकिन आगे भी हो सकती है कैलकुलेशन आपके कैलकुलेटर पे, तो बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। -1 है तो -1, कोई और प्रेस करना ही नहीं है। डिवाइड बाय दिस, डिवाइड बाय 0.0125, मल्टीप्लाई बाय 200, ये लिख दिया मल्टीप्लाई 200, इक्वल टू करा तो फाइनल आंसर आया कितना 9023.10। देख सकते हैं आप। तो क्या समझ में आया स्टूडेंट्स? आपको बिल्कुल क्लियर समझ, पहले से क्लिक कर लीजिए। तो स्टूडेंट आई होप आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, और मैंने कहा था जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चंस की, एग्जाम्स में श्योरिटी हो जाएगी कि आप उसे मार्क्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आपने पहले ट्राई किया होगा, 4th क्वेश्चन। देखिए क्या आपने गलती की है जो ये आंसर नहीं आया, और क्या अलग है ये और क्वेश्चन से। लिखा है एट 6 month intervals are deposited ₹100 in a saving account। यानी कि एक 6 महीने के अंतराल में ए, जो एक व्यक्ति का नाम है ए, उसने डिपॉजिट किए हैं 100 रुपए अपने सेविंग अकाउंट में, विच क्रेडिट्स इंटरेस्ट एट 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। यानी कि उस पर इंटरेस्ट भी सेमी एनुअली ही मिल रहा है। द फर्स्ट डिपॉजिट वाज, उसका पहला जो डिपॉजिट है वो कब है, मेड व्हेन एज सन वाज 6 month ओल्ड। क्या बोला कि उसने पहली बार जो पैसे जमा कराए जब उसका लड़का जो है वो 6 महीने का था। एंड द लास्ट डिपॉजिट वाज मेड व्हेन हिज सन वाज 8 year ओल्ड। और लास्ट उसने डिपॉजिट कब किया, जब वो 8 साल का था। तो बेसिकली देखा जाए पहली इंस्टॉलमेंट उसकी जो जमा हुई थी वो हुई है आपके पास 6 महीने बाद। फिर उसके बाद टोटल लास्ट इंस्टॉलमेंट 8 साल का हो गया वो लड़का, तो 8 साल, यानी कि एन की वैल्यू 8 है। यहां तक की बात तो क्लियर है, लेकिन आगे क्या लिखा है सर, द मनी रिमेन्ड इन द अकाउंट। यानी 8 साल बाद उसने पैसे नहीं निकाले, वो उसने अकाउंट में रखे। एंड वॉज प्रेजेंटेड टू द सन ऑन हिज 10th बर्थडे। यानी कि 8 साल बाद नहीं निकाले, उसे 2 साल तक और बैंक में ही रखे, और 10वें बर्थडे पर उसने पैसे निकाले।
तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 10 साल का है n या फिर 8 साल में है n। तो n 8 ही है, वो क्या है उसको हम बाद में समझेंगे। हाउ मच डिड ही रिसीव, उसे कितने पैसे मिलेंगे। करेंगे कैसे, बहुत आसान तरीका है सॉल्यूशन करने का। सबसे पहले तो आपको कितने पैसे जमा कराने हैं वो लिखने हैं। अमाउंट कितनी है एन्युइटी की, 100 रुपए। फिर उसके बाद इसने कितने, ये आई की वैल्यू दे रखी है, आई की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.10 है ना, 10% का मतलब ये। और साफ साफ है सेमी एनुअली तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो आंसर आएगा 0.05। ओके, नाउ एन की वैल्यू कितनी है, 8 साल, याद रखिएगा 8 साल 8 ईयर, इनटू में सेमी एनुअली जमा कर रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 बार जमा करा देगा। एस इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास आर 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1 अपॉन में आई। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा आपके सामने, यही लिख देता हूं, आर की जगह पर वैल्यू है 100, 1 प्लस आर की वैल्यू है 0.05 की पावर एन की वैल्यू 16 है, माइनस 1 अपॉन 0.05। अब इसे सॉल्व करके एस की वैल्यू यहां लिखूंगा, है ना, यहां पर मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करूंगा। ये आपके सामने है, मैंने गलत कर दिया क्या, 0.1 का डिवाइड करेंगे 2 के साथ, सॉरी 0.1 का डिवाइड बाय 2 तो 0.05, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, वही पुराना तरीका, पहले 1 प्लस करेंगे, 1 प्लस 0.05, फिर कोई निशान नहीं दबाना है ना, आप चाहो तो बराबर दबा सकते हो। फिर मल्टीप्लाई का निशान दबाएंगे तो वो एक बार मल्टीप्लाई का निशान दबाते क्या हो गया, एक पावर हो गई, 16 पावर है, एक बार तो मैंने दबा चुका हूं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, -1 करना है, ये -1 कर दिया, डिवाइड बाय 0.05 मल्टीप्लाई बाय 100। तो फाइनली आंसर जो मेरा आया है वो आया है ₹2365 रुपए और 75 पैसे, 749। तो 9 को राउंड ऑफ करके इसे एक बढ़ा देंगे, याद रखना राउंड ऑफ भी आना चाहिए। 5 या 5 से बड़ी संख्या है तो उसे कम करके एक संख्या एक यूनिट बढ़ जाता है। 8 साल बाद उसके इतने पैसे बने, लेकिन ये 2 साल तक बैंक में ही जमा रहे। अब अगले 2 साल में, यानी 8 साल के बाद 8 साल 6 महीने या फिर 9 साल 6 महीने या फिर 10 साल, ये जो 6 महीने का अंतराल है उसने ये 100 रुपए जमा कराने बंद कर दिए। अब उसने 100 रुपए जमा नहीं कराए, ठीक है, तो यानी ये पैसे तो उसके बैंक में रहे ना। तो अब वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, कौन सा, अमाउंट का क्या होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस आर यानी कि आई की पावर एन, ये फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। यहां पर एन को n1 बोल दो और आई तो आई रहेगा। पी की वैल्यू यहां पर क्या दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है, एस लिख देता हूं इसे मैं, पी की जगह पर एस लिख देता हूं, है ना, इतने पैसे जमा करने हम। तो यहां पर हम वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, 2365 रुपए, 2365 रुपए 75 पैसे, 1 प्लस आई की जगह पर वैल्यू वही रहेगी 0.05 और n1 की वैल्यू बदल गई क्योंकि पहले जो n था वो 8 था, अब ये 2 साल के लिए है, तो 2 साल के लिए है तो यहां पर लिखेंगे 2 और मल्टीप्लाई बाय सेमी एनुअली है तो इसके लिए भी लिख देंगे 2। हर 6 महीने बाद इंटरेस्ट काउंट हो रहा है तो 4 हो जाएगी पावर। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 1.05, एक मल्टीप्लाई का निशान दबाया, एक पावर, 4 पावर करनी है, 2 3 4, फिर मल्टीप्लाई का निशान दबाया, 2365.75। फाइनल जो आंसर आया है वो आया है आपका 2875.58 है ना, यहां 57 लिखा था, यहाँ 58 आ रहा है तो मैंने 58 लिख देना, ठीक है। तो समझ में आया, लिखेंगे यहां पर इसने पूछा है क्या, हाउ मच डिड ही रिसीव, लिखेंगे ही रिसीव रुपीज 2875.58, इतने पैसे रिसीव करेगा। आप इसे क्लिक कर लीजिए, है ना, ये मैं यहां से लाइन खींच देता हूं, ठीक है, ये अलग है वो अलग है, ठीक है। तो ये रिसीव करेगा, ये पैसे आपको देख लेने हैं, अभी क्लिक कर लेना बाद में, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। कहता है इफ यू वांट टू एक्युमुलेट 50,000
बाय मेकिंग इक्वल पेमेंट्स एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ये नहीं बोला कि इक्वल पेमेंट क्या होगी, कहता है फॉर द नेक्स्ट 5 years व्हाट विल बी द साइज ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट इफ मनी इज 6% कन्वर्टेड क्वार्टरली। क्या क्या दे रखा है इस बार, नया क्या है इस बार, एस की वैल्यू दे रखी है, फ्यूचर वैल्यू दे रखी है ₹50,000 और इसमें यहां पर एन की वैल्यू है 5 साल और क्वार्टरली का मतलब 4 से गुणा 5 चौक 20 हो जाएगा। आई की वैल्यू दे रखी है आपको 6%, 0.06 डिवाइड बाय 4 कर देंगे तो यह आ जाएगा 0.06 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 0.015। बस फॉर्मूला वही है अपना पुराना, क्या फॉर्मूला है, एस इज इक्वल टू आर 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 अपॉन में आई। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे, आंसर आ जाएगा। एस की जगह पर वैल्यू क्या रखेंगे, एस की जगह पर लिखेंगे 50,000 बराबर यहां पर लिख देंगे आर निकालना है 1 प्लस 0.015 की पावर n कितना है 20 माइनस 1 अपॉन में 0.015। अब इसे सॉल्व करेंगे तो बेटा देखो यहां पर दो तरीके हैं, इसे सॉल्व करके डिवाइड में लिखो या फिर डायरेक्ट आंसर लिखो। मैं फिर से रिपीट करता हूं, देखो आंसर कैसे लिखेंगे, 1 प्लस 0.015 जो भी आया पावर 20 तो एक पावर 1 होगी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 माइनस 1 है -1 फिर डिवाइड बाय 0.015 ये आपका आंसर आ गया 23.123666 समथिंग। कैलकुलेटर अलाउड है, राउंड ऑफ नहीं कर सकते, लास्ट में ही राउंड ऑफ किया जाता है। या तो एक तरीका ये है आप इसकी संख्या को डिवाइड में लिखिए, इधर 550,000 अपॉन में पूरी संख्या लिखनी पड़ेगी बेटा 23.1236667096 पूरी संख्या। अब आपको कैसे करना है ये तो आपके कैलकुलेटर पे है, इसे हटाना नहीं है। एक तरीका तो ये है, इसको हटा दीजिए इस बटन से, ऊपर वाला टाइप करिए 50,000 फिर डिवाइड टाइप करिए फिर नीचे वाला टाइप करिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी मैं कैसे करूंगा, अगर मैं नीचे वाला पहले टाइप कर चुका हूं जो कि पहले टाइप होगा ही होगा, अब मेरे को कैसे इसे रखना है तो देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले क्या करूंगा, मैंने नीचे वाली संख्या पहले लिख ली है यानी पहले आ चुकी है, मैं क्या करने वाला हूं, मैं m प्लस, ये मेमोरी प्लस होता है आपके उसमें होगा क्या नाम है जो है कैलकुलेटर पे, लेकिन याद रखिएगा मेमोरी डिलीट होनी चाहिए पहले, ऊपर मेमोरी होनी नहीं चाहिए। किसी किसी कैलकुलेटर में ऊपर मेमोरी डिलीट नहीं होती है, ये मेरे में ये प्रेस करने पर, ये वाला बटन प्रेस करने पर, 0 प्रेस करने पर जो है सब कुछ क्लीन हो जाता है, मेमोरी भी क्लीन हो जाती है। लेकिन आपका जो कैलकुलेटर है आप प्रेस करके देखिएगा, ये प्रेस करेंगे मेमोरी डिलीट नहीं होगी। तो मेमोरी कैसे डिलीट होगी सर, मैं बताता हूं। मेमोरी जब डिलीट होगी जब आप MRC दबाएंगे, एक बार दबाएंगे फिर दोबारा दबाएंगे, आपको M का यहां निशान हट जाएगा। ऐसा अगर कैलकुलेटर है तो याद रखिएगा 2 बार MR दबा देना, वो हट जाएगा। मेमोरी पहले क्लीन करिएगा तब ये नियम चलेगा, ठीक है। मेरी तो वैसे ही डिलीट हो जाती है मेमोरी, यहाँ पर ये रखने से ना। करना क्या है फिर से रिपीट करता हूँ, नीचे वाला टाइप हो चुका है, मैंने M प्लस दबा दिया, देखो मैं दबा चुका हूँ M प्लस, ठीक है। अब कोई और बटन नहीं दबाना, 50,000 दबाना है, 50,000, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद डिवाइड करना है, डिवाइड कर दिया। फिर क्या करना है, जो मेमोरी में डाला था ना आपने वो MRC से निकलेगा, ये MRC लिखा हुआ है ना। तो जो पहले 50,000 डिवाइड MRC में देखो वही संख्या जो मैंने रखी थी वो आ गई। अब इक्वल टू कर दूं, आंसर आ जाएगा। इक्वल टू कर दिया तो आंसर आ गया 2162.29 ही है, हाँ ठीक है। दिस इज द एन्युनिटी 2162 रुपए 29 पैसे। कैसे हुआ था फिर से रिपीट कर देता हूं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि आपको पता है 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8 डिवाइड बाय 2, 4 से नहीं 2 से, 8 डिवाइड बाय 2, आंसर कितना आया 4। ये तो पता है ना, क्या बोला मैंने, 8 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4। अब मैंने कहा है पहले मैंने 2 दबा दिया, ये रहा 2। अब मुझे क्या करना है, पहले इस 2 को मेमोरी में डालना है, फिर कोई बटन नहीं दबाना, 8 दबाना है, फिर डिवाइड दबाना है, फिर MRC दबाना है, फिर इक्वल टू दबाना है। तो देखिए वही आ गया 4। क्लियर है, कोई कठिन चीज नहीं है, आप समझना ना। अब इसे कॉपी कर लीजिए एक बार,
आई होप स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को अच्छे से समझ पा रहे हैं और क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। मैं सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूं, तो उसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज पूरी ईमानदारी से करिएगा। देखिए ये एक क्वेश्चन आया है अब, और ये डिफरेंट क्वेश्चंस है। मैंने कहा ना, एक या दो क्वेश्चंस रिपीट होंगे, फिर हम डिफरेंट करेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यहां फिनिश करने वाले हैं। हम छठा क्वेश्चन करेंगे, फिर सातवां क्वेश्चन करेंगे और फिनिश हो जाएगा ये आज का वीडियो लेक्चर। उसके बाद नए टॉपिक के साथ नया वीडियो होगा, उसमें नई एक्सरसाइज होगी, वो पढ़िएगा आप। इसमें क्या नया है पहले उसे समझते हैं। यहां लिखा है, अ बैंक पेज इंटरेस्ट एट द रुपीज ऑफ 6% पर एनम कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आई, कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली। अब जो बच्चे इस सीरीज को स्टार्टिंग से देख रहे हैं, यानी कि ये सीरीज जो मैंने बनाई है, इसमें अगर मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस को सिंपल इंटरेस्ट से आप देख रहे हैं, तो आपको तो बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा कि कंपाउंडेड कंटिन्यूसली क्या कहता है। लेकिन जो बच्चा इसे आज से देख रहा है, इस वीडियो से स्टार्ट किया उसने, तो उसके लिए बता दूं बहुत इजी है। अगर मैं कहता हूं कोई एक टाइम पीरियड है, इसमें इस पूरे साल को मैं एक साल कहूंगा, एनुअली कहूंगा, यानी कि एक पूरे साल बाद, यानी कि हर साल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। अगर मैं हर साल ना करके आधे साल में करूं, यानी कि हर 6-6 महीने बाद, कंपाउंडेड सेमी एनुअली। अगर मैं आधे साल में ना करके मैं इसे हर 3-3 महीने बाद कैलकुलेट करूं, तो हो जाएगा कंपाउंडेड क्वार्टरली। अगर मैं ऐसा भी ना करके उसे और कम कर दूं, और ऐसा कम करने के बाद हर महीने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, यानी कि 12 महीने, हर महीने में कैलकुलेट करूं इंटरेस्ट, तो उसे कहेंगे कंपाउंडेड मंथली। लेकिन स्टूडेंट्स बात यही नहीं रुकती है, याद रखिएगा। ये मैंने प्रॉपर समझाया है, एक्सपोनेंशियल के कॉन्सेप्ट में समझाया है। आपको सिर्फ आइडिया लेना है एक्चुअली कंटिन्यूसली का मतलब क्या है। यानी कि एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं, हर महीने हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करने बैठ गए। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम हर महीने ना करके हर रोज कैलकुलेट करें। एक साल में 365 दिन होते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है हम हर रोज ना करके हर घंटे इंटरेस्ट कैलकुलेट करें। याद रखिएगा, ये कैलकुलेशन हो चुकी है, आपको दिमाग नहीं लगाना। ऐसा भी तो हो सकता है हर घंटे ना करके हर मिनट, हर सेकंड कैलकुलेट करें। तो हर सेकंड के बाद एवरी मूवमेंट जो कैलकुलेशंस होती है, उसी मूवमेंट को कहते हैं कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली, और उसे हम एक्सपोनेंशियल से डिनोट करते हैं। तो यहां पर कभी भी ऐसा होगा तो ईयरली मंथली कुछ नहीं होगा, कंपाउंडेड कंटिन्यूसली लिखेगा। इसका फॉर्मूला भी अलग है एन्युइटी में, अभी लिखवाऊंगा मैं। कहता है पर्सन इज प्लेस, कितना रुपए देता है वो, आपको इसमें सॉल्यूशन में लिखना है। आर की वैल्यू दे रखी है कितना, 1000 रुपीज ईच ईयर, हर साल जमा करा रहा है। कहता है हाउ मच विल बी इन हिज अकाउंट आफ्टर 3 इयर्स, तो आपको एन की वैल्यू दे रखी है 3, और यहां पर आपको कोई मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करना। कंपाउंडेड कंटिन्यूसली में 3 का 3 रहेगा। आई की वैल्यू दे रखी है यहां पर 6%, 0.06 हो जाएगा। आई की जगह पर मैं इसे आर लिख लेता हूं, वैसे आई भी लिख सकते हैं, आर लिख देता हूं, है ना। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं आर लिखूंगा, आई भी लिख सकते हो आप, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, फॉर कंपाउंडेड continuously, for compounded continuously, annuity या ordinary annuity का फॉर्मूला हो जाएगा S इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहां आर लिख दो, बाहर आर लिख लो, है ना, 0 to n, फिर e की पावर RT इंटू dt। यानी कि अब आपको जो बच्चा कहता है सर हमने इंटीग्रेशन नहीं सीखना है, हम मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस से ही पास हो जाएंगे, तो आप बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स अगर हैं और आपके में मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस यहां तक आएगा, एनुइटी तक आएगा। अगर बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट्स जो होते हैं उनमें एनुइटी तक नहीं आता है, उससे पीछे ही बात खत्म हो जाती है। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट तक आता है, आपको इंटीग्रेशन पढ़ना पड़ेगा। तो इसको कैसे किया जाएगा उसको समझते हैं। अब यहां पर मैं लिखूंगा S इज इक्वल टू, ये R की वैल्यू आपके पास है 1000, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to n की वैल्यू आपके सामने है 3, e रेज टू द पावर
आर टी, आर की वैल्यू है 0.06 है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट, और टी की जगह टी ही रहेगा, इनटू रेस्पेक्ट भी टी रहेगी। अब इसका इंटीग्रेशन कराएंगे स्टूडेंट्स, तो इंटीग्रेशन कैसे होता है, यहां पर इंटीग्रेशन इस तरीके से होगा, e की पावर जो भी संख्या होती है उसका इंटीग्रेशन e की पावर 0.06t डिवाइड बाय 0.06। क्या किया मैंने, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, और एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन करके हम डिवाइड में लिख देते हैं। बात सिंपल समझ में आती है। फिर उसके बाद आप लिखेंगे अपर वैल्यू यहां और लोअर वैल्यू यहां, ये तो बाहर आ जाएगा, s इज इक्वल टू हो जाएगा 1000, और उसके बाद आएगा यहां पर अपॉन 0.06, यहां अपर वैल्यू लिखेंगे, t की जगह पर अपर वैल्यू यहां पर लिखेंगे 3, 0.06 इंटू 3 माइनस t की जगह पर लोअर वैल्यू लिखेंगे e की पावर 0.06 इंटू में 0। गौर से देखिएगा, बहुत आसानी से समझ में आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहां जगह कम है हमारे पास, यहां लिखते हैं s इज इक्वल टू, इसको अभी बाद में करेंगे, s इज इक्वल टू, ये आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1000 डिवाइड बाय 0.06 ही रहने दीजिए, और इनटू क्या है आपके पास, e की पावर 6×18, e की पावर 0.06×18 है तो 18, माइनस किसी भी संख्या की पावर 0, ये 0 आएगा, आंसर 1 होता है। अब यहां आके बात फिर फंस गई कि e की पावर 0.18 को कैसे सॉल्व करें। क्या इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, हाँ कभी कभी दे भी देता है, लेकिन आपको नहीं देगा, आपको तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा अलग से। इसे मैं लेट करूंगा x इज इक्वल टू e की पावर 0.18। अब यहां से वैल्यू निकालनी है x की, कैसे निकलेगी, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो हो जाएगा log x इज इक्वल टू log e की पावर 0.18। इसको आगे लेके आएंगे तो log x इज इक्वल टू 0.18 log e, और log e की वैल्यू मुझे याद है, आप याद कर लीजिएगा, इसकी वैल्यू होती है log x इज इक्वल टू 0.18 इंटू 0.4343, याद कर लेना बेटा, 0.4343 इसकी वैल्यू होती है। मल्टीप्लाई कराएंगे, x इज इक्वल टू लॉग राइट में जाएगा, बनेगा एंटी लॉग ऑफ, यहां मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा इसका 0.18 मल्टीप्लाई बाय 0.4343, आंसर आया 0.078174। अब इसका एंटी लॉग देखेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको क्या याद है एंटी लॉग कैसे देखा जाता है, पहले हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड के बाद लिखेंगे 3558 3558, फिर प्लस 1 करेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई एंड इक्वल टू 13 टाइम्स, ये एक बार हो गया है, ये मल्टीप्लाई इक्वल टू ये 2 बार हुआ है, 13 बार करना है आपको, फिर उसके बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, जो भी आंसर आया है x की वो वैल्यू हो गई 1.1972, है ना, 019 भी मैं नहीं लिखा, उठा के यहां रख देंगे तो s इज इक्वल टू आ जाएगा 1000 0.06 1.1972 माइनस 1, इसमें से घटाएंगे 1 और मल्टीप्लाई कराएंगे 1000 से और डिवाइड कराएंगे 0.06 से। द फाइनल आंसर इज s इज 3286.699, क्या वही आ रहा है 69 आ रहा है ना, मेरा आंसर आ रहा है 3, हाँ ठीक है, वो पॉइंट में ऐसा आ गया होगा ना, तो मैं यहां पर चेंज कर देता हूं, आंसर में 69 कर देता हूं, देखो 699, ये एक्चुअली मैंने पूरी वैल्यू ली इसलिए 699 है, मेरे को ये वैल्यू लेनी होती तो नहीं आता, इस वैल्यू से तो संख्या चेंज हो जाती थोड़ी सी, 0.67 आ रहा था, ये 99 आ गया, यही सही आंसर है, कैलकुलेटर अलाउड है तो ये सही आंसर है, और ये आपका फाइनल आंसर। अब एक कंफ्यूजन होगी बच्चों को कि सर ये एंटी लॉग देखना भी सिखा दीजिए, तो मैं बता देता हूं, लॉग देखने का और एंटी लॉग देखने का एक प्रोसेस होता है, मैं अभी सिखा दूंगा, आपको आ जाएगा, पहले इसे क्लिक कर लीजिए।
आई होप आपने क्लिक कर लिया होगा। अब जो मैं बताऊंगा उसको ध्यान से सुनिएगा। तो मैं आपको यहां पर लॉग देखना भी बता देता हूं। देखिए कैसे देखा गया था लॉग। जैसे कि मुझे पता है log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, मैं जानता हूं, मैंने याद कर रखी है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग कैलकुलेटर। हम सबसे पहले स्टेप 1 लिखते हैं। स्टेप 1 प्रेस। लॉग निकालना सिखा रहा हूं, अभी एंटी लॉग नहीं सिखा रहा। जो भी चीज का लॉग निकालना है पहले वो प्रेस करेंगे। यहां पर 2 प्रेस करना है। स्टेप 2 लिखेंगे। स्टेप 2 प्रेस रूट 13 टाइम्स, 13 बार रूट को प्रेस करना है। स्टेप 3 लिखेंगे। स्टेप 3 प्रेस -1। स्टेप 4 लिखेंगे और होगा प्रेस मल्टीप्लाई 3558। बहुत सिंपल है, हम सॉल्व करके दिखाते हैं। ये लिखा है 2, पहले प्रेस करा, फिर उसके बाद रूट 13 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, फिर -1, फिर मल्टीप्लाई 3558। अब देखेंगे इक्वल टू का निशान लगाएंगे तो 0.3010। आई थिंक आपको दिख रहा होगा 3010, यानी कि 0.3010 इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, समझ में आता है, क्लियर होता है। एंटी लॉग भी सिखा दीजिए सर। यानी कि इसका लॉग किया तो ये आया, लॉग को उधर ले जाइए। तो यानी कि अगर मैं आपसे कहूं एंटी लॉग ऑफ 0.3010 का क्या होगा, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर तो 2 होगा, क्योंकि उधर गया तो इसका आंसर इधर लिख देता हूं, चलो देखने में अच्छा लगेगा। 2 लॉग उधर गया, एंटी लॉग हो गया। अब एंटी लॉग का क्या प्रोसेस है? सबसे पहले प्रेस, जो भी चीज थी, जैसे मैंने ये प्रेस किया था, अब आपको ये प्रेस करना है। ये ऑलरेडी मेरे इस पर कैलकुलेटर पर प्रेस्ड है। नीचे से ऊपर चलेंगे एंटी लॉग में, ऊपर से नीचे आए तो लॉग बना, नीचे से ऊपर चलेंगे तो एंटी लॉग बनेगा। चलो चलते हैं नीचे से ऊपर। यहां है मल्टीप्लाई 3558, नीचे से ऊपर जाएंगे, मैं इसे भी रब कर देता हूं ना, कॉपी तो आपने कर ही लिया था। नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई की जगह हो जाएगा डिवाइड 3558, माइनस का हो जाएगा +1, रूट का हो जाएगा मल्टीप्लाई एंड इक्वल टू, दोनों एक साथ दबाएंगे, एक साथ मतलब कि एक एक बार दबाएंगे 13 टाइम्स, बस इक्वल टू दबी जाएगा, आगे आने की जरूरत ही नहीं है। चलो नीचे से ऊपर जाएंगे, एंटी लॉग, इसकी वैल्यू प्रेस है, मैं इसे दबाऊंगा, डिवाइड 3558 +1 मल्टीप्लाई इक्वल टू 13 टाइम्स, मल्टीप्लाई इक्वल टू, ये एक बार हुआ है, मल्टीप्लाई इक्वल टू, ये 2 बार हुआ है, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, आंसर आया है 1.9999 समथिंग कुछ, देख सकते हो, इज इक्वलेंट टू 2, इसका आंसर आ गया 2। तो आई होप आपको एंटी लॉग निकालना आ गया है। आई होप आपको समझ में आ गया किस तरीके से कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली करते हैं। एक्सपोनेंशियल इसमें जरूर आएगा, तो उसे हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, एक्स लेंगे, लॉग लगाएंगे, लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, देन सॉल्व करेंगे। मैं दोबारा इस क्वेश्चन को करूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन आ गया है मेरे पास, आप बेफिक्र रहिए। आप इससे पहले सॉल्व करिए। इसमें नया क्या है, इसमें ओवरऑल 6000 रुपए ये सम दे रखा है, और पूछ क्या रहा है आपसे, वो पैसे पूछ रहा है कि फाइंड हाउ मच शुड ही डिपॉजिट इन द बैंक ईच ईयर, यानी आर की वैल्यू पूछ रहा है ये। ठीक है, तो पहले इसे ट्राई करें खुद से, और जो नहीं हुआ है ट्राई, या क्वेश्चन में कुछ गलती आई है तो मैं कराऊंगा, स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा, डिटेल में कराऊंगा, जैसे ऑफलाइन में आप पढ़ते हैं ना, मैं ऐसे ही कराऊंगा। मुझे कोई जल्दी नहीं है, आपको भी जल्दी नहीं होनी चाहिए। तो पहले इसे कॉपी कर लीजिए, इस वाले सेक्शन को कॉपी कर लीजिए, और बल्कि कॉपी करने से नहीं आएगा, आप बना के देखिए, लॉग बना के देखिए, ठीक है ना। नाउ तो फाइनली आपके सामने आ गया है लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन में। कहता है अ बैंक पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6%, आई की वैल्यू दे रखी है कितनी, 0.06, और आई की जगह मैंने बोला था आर लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली आने वाला है, ये आई भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, फिर रेस्पेक्ट टू आई हो जाएगा। फाइंड हाउ मच शुड बी डिपॉजिटेड इन द बैंक ईच ईयर, आपको आर नहीं पता है, निकालना है।
इन ऑर्डर टू एक्यूमुलेट, आपको यहां पर s की वैल्यू दे रखी है 6000 इन 3 इयर्स, आपको यहाँ n की वैल्यू दे रखी है 3, है ना। कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली दे ही रखा है, फॉर्मूला हमें पता ही है। s इज इक्वल टू होता है r इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू n e की पावर rt इंटू dt। r की जगह नहीं पता, इसकी वैल्यू पता है 6000 है r, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू n की जगह 3 लिखा हुआ है, और यहाँ e की पावर r की वैल्यू तो हमारे पास है ये रही 0.06 इंटू टी इंटू डी टी। फिर से इंटीग्रेशन करा देंगे इसका, तो क्या हो जाएगा, r ऐसा का ऐसे ही रहेगा, e की पावर 0.06 t डिवाइड बाय एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे 0.06 होगा, और वैल्यू रखेंगे तो ऊपर 3 है नीचे 0 है, अपर माइनस लोअर, ये तो आ जाएगा 0.06 बाहर, और अपर वैल्यू e की पावर 0.06 इंटू 3 माइनस e की पावर 0.06 मल्टीप्लाई बाय 0, तो इसे यहां लिख लेते हैं 6000 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा r डिवाइड बाय 0.06 e की पावर 6×18, ये तो सेम वैल्यू आ जाएगी 0.18 माइनस 1 इसलिए क्योंकि किसी भी संख्या की पावर 0, आंसर 1 होता है। फिर से करते हैं, अब आपको चीजें समझ में आई होंगी। आप लेट कर लेंगे इतने हिस्से को x e की पावर 0.18, फिर लिखेंगे टेकिंग log बोथ साइड्स, ये हो जाएगा log x इज इक्वल टू log e की पावर 0.18। log की प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, ये जो भी पावर है वो आगे आ जाती है, इनटू में log e की वैल्यू मैं जानता हूं, क्या हो जाएगी log e की वैल्यू, ये हो जाएगी 0.18 इंटू 0.4343। आप log को राइट में ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ, इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करके क्या आया था, ये आ जाएगा 0.4343 मल्टीप्लाई बाय 0.18, तो आया था 0.078174। अब हम इसका एंटीलॉग देखेंगे, तो कैसे करा था एंटीलॉग हमने, पहले डिवाइड 3558 प्लस 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये इकलौता तरीका नहीं है। ऑफ कोर्स आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके, किसी में 16 टाइम्स होता है, किसी में 13 टाइम्स होता है, अलग अलग तरीके हैं, वैल्यूज भी अलग अलग, कोई एक याद कर लीजिएगा। मैंने जो लिखवाया वो भी एक तरीका है, उसे याद करेंगे आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आया है 1.19720196541। मैं सारी वैल्यू रखूंगा, कोई राउंड ऑफ नहीं करूंगा, सिर्फ फाइनल वैल्यू ही राउंड ऑफ करनी होती है। इसे हमने यहां लिखना नहीं है, ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपके पास कितना, मल्टीप्लाई बाय 0.06 डिवाइड बाय e की पावर 0.18 माइनस 1 इज इक्वल टू r। तो r की वैल्यू हम डायरेक्ट कर सकते हैं, कैसे, r की वैल्यू डायरेक्ट करने के लिए पहले इसको तो हमने बना लिया है, यहाँ पर इसकी वैल्यू आ चुकी है, -1 कर दीजिए, ये आ गया है हमारे पास नीचे वाले का आंसर। मैं आपके लिए लिख के दिखा रहा हूं, मुझे जरूरत नहीं थी लिखने की। 720196541 ऊपर आएगा आपके पास 6000 मल्टीप्लाई 0.06। अब मुझे क्या करना है, नीचे वाला तो मेरे पास है, मैं इसे मेमोरी में डाल दूंगा m+, ठीक है। उसके बाद ऊपर वाले को सॉल्व करूंगा, 6000 मल्टीप्लाई बाय 0.06, जो भी आंसर आया वो 360 आया है। 360 को डिवाइड करूंगा, डिवाइड MRC और इक्वल टू, तो आंसर आया है मेरे पास, जो इसका आंसर है r की वैल्यू आ गई है 1825.539, तो 54 बोल सकता हूं मैं इसे, ठीक है। तो मैं यहां पर सही आंसर लिख देता हूं 534, ठीक है ना। 5396 है, तो मैंने कैलकुलेट करके लिखा, तो ये आंसर नहीं था, ये आंसर है, ठीक है ना। अगर आप प्रॉपर सारी वैल्यू लिखोगे तो आंसर अलग आएगा, 4 वैल्यू रखोगे तो आंसर अलग आएगा, आपको सारी वैल्यू लिखनी है एग्जाम्स में, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कैसे सॉल्व किया जाता है। इसके अलावा कुछ नया नहीं है, बस एक तरीका है लिखने का, वो तरीके को मैंने अभी नहीं बताया, आप डायरेक्ट यही फॉर्मूले लगाएं
और इस फॉर्मूले से सॉल्व करें। जब आपको सॉल्व क्वेश्चन मिलेंगे तो कुछ उसमें शॉर्टकट होगा। टेबल की वैल्यू होती थी, पहले जमाने में होती थी, अब वो टेबल आपको नहीं मिलेगी एग्जाम में, तो इसलिए मैं वो तरीका बताऊंगा। मैंने टेबल देखना मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो अब नहीं है, अब कैलकुलेटर से सारी वैल्यूज निकाली जाती है। ओके गाइस, तो आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। होप सो आपने एक्सरसाइज की होगी और एंजॉय करी होगा ये क्लास को पूरे। अगर आपने एंजॉय किया है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। अगले टॉपिक पे हम अगले वीडियो में करेंगे और अच्छे से डिटेल करेंगे। तो कीप प्रैक्टिसिंग।